मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को भैया मेरी राम राम। दद्दा, आज मैं आप सबके जौरे जो बतबतो कहना हूँ, भारत के पड़ोसी देशों में होती उथल पुथल, क्या मोदी और भारत का है इसमें दखल? आज मैं इस महत्वपूर्ण विषय पर आपके समक्ष अपने विचार रखते हुए मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि विचार आपको पसंद आते हैं तो कृपया इनको लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, वर्तमान समय में और ख़ास तौर से 2019 के बाद भारतवर्ष के अड़ोस पड़ोस में भारतीय उपमहाद्वीप के जो पड़ोसी देश में उनमें होने वाली लगातार उथल पुथल जो हो रही है, और वह उथल पुथल का पैटर्न आप देखेंगे तो आपको एक तरह का ही नज़र आएगा। और किस प्रकार उन देश के युवा, किस प्रकार उन देश की आम जनता, गरीब जनता अपने अपने देशों के राजनीतिक प्रतिष्ठानों, सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों व सारा सिस्टम जो है उसको आग लगाना, 2-3 घंटे के अंदर 100 स्फूर्ति अपने आप जन कहाँ से भीड़ चली आती है और वह लेकर उनका चेहरा कुछ और होता है। छात्र आंदोलन है कि महंगाई है कि ये है कि वो है, लेकिन जब अंतोगत्वा वह अपने परिणाम पर पहुंचता है तो उसका परिणाम बहुत विध्वंसकारी होता है। वह चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो और वर्तमान समय में नेपाल, इन सब देशों के घटनाक्रम में आप बहुत सी समानताएं देखेंगे। और दद्दा, आज मैं आपके जोहरे जो चर्चा करना हूँ, जहाँ मैं एक समानता की ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ कि इन सब समानताओं में कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी व भारतवर्ष का भी एक प्रमुख हाथ आप देखेंगे, और वह सकारात्मक रूप से देखेंगे, किसी नकारात्मक रूप में नहीं। मैं इस पर चर्चा करूँगा। मैं आपको इतिहास के कुछ पीछे ले जाऊंगा कि किस प्रकार इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर अंग्रेजों का शासन था। वह चाहे म्यांमार हो भारत का अंग, चाहे बांग्लादेश हो, भारतवर्ष हो, पाकिस्तान हो भारत के अंग के तौर पर, वह चाहे श्रीलंका हो, ऐसे विभिन्न देशों में जो अंग्रेजों से इन देशों ने गुलामी का जुआ भैया अपने कंधा से उतारो हो, तो लगभग एक ही समय था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, चीन भी उसी समय अपने स्वदेशी मार्ग पर अपने देश को बढ़ाने का जो एक दौर था, वह लगभग 1-2 वर्ष के अंदर इन सब देशों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। लेकिन मित्रों, एक और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस यात्रा के क्रम में एक चीज़ भी इन देशों में समान थी कि इन यात्रा के क्रम में जो इन देशों में कुछ राजनीतिक परिवार थे जो वंशवाद के आधार पर धीरे धीरे इन देशों में अपनी धमक, अपनी पकड़, अपनी पहचान बनाते जा रहे थे। और उन्होंने ऐसा एक सिस्टम तैयार कर दिया था वंशवादी आधार पर, वह वहाँ के लोकतंत्र की आड़ लेकर अपने लला लली, अपनी आने वाली पीढ़ी को एक रास्ता तैयार कर रहे थे, उन देशों पर महाराजा के रूप में स्थापित कर रहे थे। वह चाहे भारतवर्ष में इसकी शुरुआत नेहरू परिवार से करें, चाहे पाकिस्तान में आप भुट्टो परिवार से करें, जरदारी परिवार, शहनवाज परिवार आप देखें, और श्रीलंका में भंडार नायक के परिवार एक लंबे समय से राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए था लोकतंत्र का नाम लेकर। और वह पाकिस्तान से सन 71 में आज़ाद हुए बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी हसीना शेख के रूप में आप देखें, और नेपाल के अंदर उसी समय से कोइराला परिवार, और अब विभिन्न उनकी देखा देखी इन देशों में अन्य राजनीतिक परिवार भी विरासत के आधार पर अपने वंश की जो लला लली हैं वे कैसे प्रधानमंत्री बने रहे, कैसे मुख्यमंत्री बने रहे, उनके लिए राष्ट्रीय हित से कोई मतलब नहीं, उनके लिए अपने देश की जनता से मतलब नहीं, देश के सांस्कृतिक पहचानों से भी कोई मतलब नहीं। केवल और केवल वह अपने देश के हित ऐसे देशों के समक्ष गिरवी रखते पाए गए। वह चाहे अमेरिका हो, चाहे कुछ लोगों ने चीन हो, चाहे रूस हो,
ऐसे पश्चिमी देशों के, और उन्होंने अपने देश को खुला छोड़ दिया कि यह देश नेपाल हो, भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, यहाँ आकर खुला खेल खेल सकते हैं अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप। और जो स्वदेशी, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन राष्ट्रों के हितों के ऊपर रखकर ऐसे पश्चिमी राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र, जो अपने को इस विश्व के बादशाह शहंशाह समझने का काम करते थे, उनके आधार पर अपनी राष्ट्रीय नीति बनाने लगे। क्योंकि उनकी राष्ट्रीय नीति बनाने में उनका सबसे बड़ा हित ये था कि इन राष्ट्रों ने उनको ये मौन समर्थन दिया था कि आप अपने वंशवादी आधार पर अपने बच्चा बच्चियों के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आप हमारे हित का ध्यान रखिए, हमारे देशों का, हम आपके पारिवारिक हितों का ध्यान रखेंगे। ये सारा पैटर्न दद्दा मेरे आप देखेंगे इन भारतीय उपमहाद्वीप और पड़ोस के देशों में लंबे समय से चल रहा था। और इस कारण यहाँ की जनता गरीबी में, भूख में और अपनी सांस्कृतिक विरासत को किस प्रकार लुटता हुआ देखने को अवशिप्त थी। और दूसरी ओर वह देख रही थी कि राजनीतिक दलों के जो नेता है वंशवादी आधार पर, चाहे वह नेहरू जी की बेटी हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनके आगे आने वाला परिवार हो, इसके बाद भी पीढ़ी हो, और चाहे वो भुट्टो परिवार हो, बेनजीर भुट्टो हो, जरदारी, और अब शहनवाज परिवार, शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम, और इसी प्रकार बांग्लादेश और नेपाल में भी है, और इसी प्रकार बर्मा में भी इसी प्रकार के लोग। यदि इनमें से किसी भी देश के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने स्वदेशी स्वाभिमान के आधार पर, अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर यदि कदम बढ़ाने का काम किया, तो उसको आन सून सू की तरह किस प्रकार जेल में जाना पड़ा, किस प्रकार पाकिस्तान में इन वंशवादी राजनीतिक दलों के बीच इमरान खान ने जब अपना स्थान बनाने का प्रयास किया और अपने पाकिस्तान के हितों को आगे बढ़कर चलने का प्रयास किया, तो हम सब ने देखा किस प्रकार दोनों वंशवादी आधार पर राजनीतिक दलों ने सेना के साथ व अमेरिका की शहद प्राप्त कर उन्हें जेल भिजवाने का काम किया। यह भी हम सब लोगों ने देखा है किस प्रकार शेख हसीना ने एक टापू न देने के कारण विदेशी हितों के आगे अपने हितों को आगे रखकर झुकने से इनकार किया, तो उनकी सरकार को भी अपदस्थ होना पड़ा। इस प्रकार की विभिन्न घटनाएं होते हुए इस देश के नागरिक देख रहे थे। लेकिन मित्रों दद्दा मेरे, मैं लगातार आपकी बात, आपके साथ के अंकों में आपका ध्यान एक और आकर्षित करता हूं कि जो मैंने कहा आज़ादी के समय सबके साथ साथ आज़ादी मिली थी। भारतवर्ष भी 1947 से 2014 तक, मैं लगातार कहता हूं, ऐसा नहीं है भारत ने उन्नति नहीं की, लेकिन जिस परिणाम में उन्नति करना चाहिए थी हमारे साथ आज़ादी हुआ। सिंगापुर देखें, आप चीन को देखें, अन्य देशों को देखें, कहां से कहां पहुंच गए। द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल ध्वस्त पश्चिमी राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां रह गए थे। लेकिन इस देश की जनता ने बिल्कुल जो परिस्थितियां मैंने बताई थी इस देश के अंदर भी थी। इस देश में तो ये एक और प्रचलन चल गया कि गांधी परिवार की सफलता को देखकर विभिन्न प्रदेशों में भी ऐसे राजनीतिक दल वंशवादी आधार पर कार्य करने लगे। वह चाहे पंजाब का अकाली दल हो, कश्मीर का शेख परिवार हो, और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी का परिवार हो, लालू प्रसाद यादव जी का बिहार में हो, और इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस भी अपने भतीजों के आधार पर अपनी वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ा रही है। वह चाहे द्रमुक परिवार हो दक्षिण में, और चाहे महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना परिवार। इस प्रकार के विभिन्न परिवार विभिन्न प्रदेशों में अपने बच्चों के हितों को आगे रखकर किस प्रकार अपनी सांस्कृतिक विरासत का उपहास कर, मजाक बनाकर, उसके विरोध में खड़े होकर किस प्रकार अपने जो उनके बच्चे सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए थे उन राजनीतिक दलों में जिनका नाम मैंने लिया, उनमें चाहे गरीब का बेटा कितनी मेहनत करे लेकिन सर्वोच्च पद उसे नहीं मिल सकता। वह चाहे राष्ट्रीय जनता दल का मुख्यमंत्री पद हो, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी में समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे शिवसेना हो, यह सर्वोच्च पद केवल और केवल इनके बेटा बेटियों पत्नियों को ही मिलेगा। ये सुनिश्चित करने का काम ये लगातार करते रहते हैं। अपने राजनीतिक दलों में उभरते
युवा व मेहनत के बल पर आगे बढ़ते नेताओं को किस प्रकार अपनी पार्टी से दूध की मक्खी की तरह निकाल देते हैं, ये आप कांग्रेस के अंदर बहुत बड़े लंबे समय से देख रहे होंगे। इन्हीं से इनकी परिवारवादी नीतियों के कारण यह अपने विदेशी आकाओं के सामने दुम हिलाते देखे जाते, अपनी सांस्कृतिक विरासत से को हे दृष्टि से देखकर जो इन देशों की बहुतायत जनता है, बहुमत की जनता है, उसके मन से, उसके मस्तिष्क में गुलामी का भाव भरते रहते हैं और कहते हैं कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम ही तुम्हारे राजा महाराजा, हम ही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखने सहने के लिए भारत की जनता भी, आप 90 के दशक से ज़रा कल्पना करें, 2014 तक इस देश बिल्कुल इसी प्रकार था जैसे आज नेपाल, बांग्लादेश, सारी परिस्थिति थी। लेकिन इस देश की जनता के अंदर एक बात बहुत अंदर तक, गहराई तक थी कि वह इस देश के संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहब के बनाए संविधान व लोकतंत्र पर उसकी जो अगाध निष्ठा थी, उस अगाध निष्ठा के तहत वो लगातार चलते हुए, विकल्पों को आजमाते हुए, हम सब ने देखा किस प्रकार 2014 के अंदर देश की आज़ादी के बाद एक नई संस्कृति, एक नए व्यक्ति, गरीब माँ का बेटा, जो एक दशक से ज़्यादा एक लंबा सफल कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में, ऐसे वंशवादी मुख्यमंत्रियों के असफल कार्यकाल के सामने किस प्रकार सफलता से पूरा करके उसने एक जो प्रतिमान गढ़ा था देश के अंदर, देश की जनता ने उसको आगे बढ़ाकर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद पर उसको ला बिठाया पूर्ण बहुमत से। और आप एक बात मेरा दद्दा ध्यान देंगे कि 2014 से 2019 तक आदरणीय मोदी जी के जो गरीब हित, राष्ट्रीय हित और केवल इस देश के हित के जो काम थे, उन कामों के आधार पर 5 वर्षों में भारतवर्ष की शक्ति, धमक, सम्मान व समृद्धि का जो रोड मैप तैयार ही नहीं हुआ तो उस पर बस तेजी से बढ़ने लगा। उस चकाचौंध को देखकर जो भारतीय उपमहाद्वीप के हम सब की आशाएं, आकांक्षाएं, हम कभी एक ही देश के अंग थे, एक ही संस्कृति हमारी, एक ही विरासत है, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और चाहे नेपाल हो, रोटी बेटी का संबंध है, चाहे मालदीव हो, हम सब की आशाएं, आकांक्षाएं एक ही हैं। उन सब आशाओं, आकांक्षाओं को जब भारतवर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में सफल होते देखा तो इस देश की जनता, युवा बहुमत ने भी चाहा कि हमारे देश में भी मोदी जी जैसा काश नेता हो। यह है मोदी जी का इन उथल पुथल होती घटनाओं के बीच दखल। आप विभिन्न सोशल मीडियाओं पर देखेंगे, हर देश की जनता, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, महिला हो, सब कहते पाए जाएंगे काश हमारे नेता भी मोदी जी की तरह होते, हमारा भी देश भारतवर्ष की तरह उन्नति कर सकता था। यह जो दबी छुपी इनके अंदर आकांक्षा थी, जो विदेशी तत्वों ने अपने हितों के अनुरूप न चलने का इन देशों में जो उथल पुथल फैलाने का काम किया, वह उथल पुथल इतने बड़े स्तर पर जो सफल एक साथ 1-2 घंटे में जो होती है, उसके पीछे ये हेतु है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा, ऐसे उस देश के रहने वाले लोग वो चाहते हैं कि हमारे देश में भी ये सब हटे और मोदी जी जैसा नेता व मोदी जी जैसा शासन प्रशासन हमारे देश में आ पाए। इस इच्छा को लेकर वह उतर पड़ते हैं और अपने हाथों से ही अपने देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक व देश की संपत्ति का किस प्रकार विध्वंस करते हैं, इसके किसी प्रकार से भी समर्थन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार वह अपने देश में एक उथल पुथल और हिंसक आंदोलन रचते हैं, विध्वंस करते हैं, इसका किसी प्रकार से भी समर्थन नहीं किया जा सकता। दद्दा, मेरा तो इन देश के युवाओं, इन देश की जनता से अनुरोध है कि वे लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से भारत की जनता से प्रेरणा लेकर अपने बीच के ऐसे गरीब नेता, सबसे पहले जातिवादी और वंशवादी, इन वंशवादियों का सबसे प्रिय हथियार है जातिवाद और केवल अपने हित के लिए केवल, और इनका दूसरा है भ्रष्टाचारवाद। ये भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे रहते हैं। इनके पारिवारिक वंशज किस प्रकार अगाध जो धन और जो संपदा इकट्ठी करते हैं, जिसका भोंडा प्रदर्शन करते हैं, ये हम सब ने देखा है। नेपाल के अंदर राजशाही हटाने के बाद एक राजा थे, किस प्रकार विभिन्न वंशवादी आधार पर कई राजनीतिक दल तैयार हो गए और इनका एक मूल मंत्र और होता है, तू ना काए मेरी, मैं ना खाऊं तेरी। ये एक दूसरे के भ्रष्टाचार व अन्य कामों पर
कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते, कोई आंदोलन नहीं करते। जब एक की सरकार आती है वो दूसरे को बचाता है, और दूसरे की सरकार आती है वो तीसरे को बचाता है। आपस में ये मिले होते हैं, जनता के सामने नूरा कुश्ती लड़ते हैं। ये हम सब ने पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल और भारत के विभिन्न देशों में, लेकिन पहली बार एक ऐसी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई कि उसने छोटा हो या बड़ा, जो विधि सम्मत तरीके से नहीं चलेगा, जो कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसको संविधान के अंतर्गत आना पड़ेगा। वह चाहे गांधी परिवार हो, चाहे कोई और तुर्रम खां राजनीतिक दल का परिवार हो। आप सब देख रहे होंगे, वह सब संविधान के अंतर्गत संवैधानिक कानूनों के पालन करने के लिए वर्तमान सरकार ने उनको मजबूर किया है। और ये सब घटनाक्रम देखकर आसपास के जो देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप के, इनकी जनता के बीच जो मोदी जी की छवि, भारतीय प्रशासन, भारत की धमक, भारत की समृद्धि, भारत की जनता की घटती मुसीबतें, अभी भी भारत की जनता की कई चीज़ें, कई चाहतें अभी पूरी होना शेष हैं। लेकिन भारत की जनता जानती है कि हमारे इन इच्छाओं की पूर्ति हमारा वर्तमान नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार में ही होगा। और वह लगातार तीसरा कार्यकाल भी आदरणीय मोदी जी को दिया। इन सब चीज़ों को देखकर जो भारत और मोदी जी का इन उथल पुथल को तेज करने के बीच दखल है, सकारात्मक पहलू को आप सब समझें, जो कि बहुत से सोशल मीडिया पर लोग नहीं बता रहे हैं अपने एजेंडे के तहत। मैं लगातार अगले अंकों में आपको बांग्लादेश व नेपाल में हुई उथल पुथल के बीच हुए सांस्कृतिक अंतर के बारे में आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।